हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है साहित्य इतिहास दर्शन को हम देखेंगे। ये हमारे पीजी के सिलेबस में भी लगे हुए हैं, हम ये बोल सकते हैं। ग्रेजुएशन जो हिंदी से है उनमें भी ये यूज़फुल है और हमारे नेट के सिलेबस में भी है। बोल सकते हैं इतिहास दर्शन या फिर हम बोल सकते हैं साहित्य इतिहास, यानी कि इनके दर्शन को देखना है साहित्य के इतिहास का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास पर कालक्रम अनुसार दृष्टि डालने से पूर्व साहित्य के इतिहास दर्शन पर विचार कर लेना चाहिए। अतीत के तथ्यों को कालक्रम अनुसार किया गया वर्णन विश्लेषण इतिहास कहलाता है। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण उससे वैज्ञानिक रूप से प्रदान करता है, क्योंकि इसमें तर्कपूर्ण विवेचन एक गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया जाता है, जबकि आत्मपरक दृष्टिकोण उसे ललित एवं कलात्मक रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतिहास हमारा क्या है। यहाँ पे पहले बताया कि अतीत के तथ्यों को, और अतीत के तथ्यों को कालक्रम अनुसार जो विश्लेषण किया जाता है उनके बारे में यहाँ पे बता रहा है, जो कि तार्किक होता है, विवेचनात्मक होता है, गवेषणात्मक यानी कि खोज वाली पद्धति भी होती है, उसमें आत्मपरक भी दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे दिया है कि इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी ही अधिक रहा है। हमें इतिहास के तथ्यों के साथ शिव सुंदर का समन्वय करने का प्रयास किया है। महाभारत में इतिहास को ऐसे पूर्ववृत्ति बताया गया जो पुरुषार्थ चतुष्ट अर्थात धर्म, क्या क्या आता है चतुष्ट के अंतर्गत, ये हम देखेंगे। यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करती है, जबकि पुराणों में चरित्रगान इतिहास की संज्ञा दी गई है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक सीमित नहीं रहा, अपितु उसमें शिव और सुंदर के रूप में प्रयास करता रहा। परिणामतः ये ऐतिहासिक तथ्यों में इच्छा अनुसार फेरबदल कर उसमें कला नीति का समावेश करने की चेष्टा रहा है, जिससे कि शुद्ध ऐतिहासिक से यह वंचित है। दूसरी ओर पाश्चात्य साहित्यकार ने प्रायः यथार्थवादी वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने पर अधिक बल दिया। यूनानी इतिहासकार जो हम बोल सकते हैं विद्वान है हेरोदोतस, इनका समय क्या रहा है 456 से 535 ईसा पूर्व, ने इतिहास के निम्न लक्षण बताए। इन्होंने बताया, यहाँ पे लक्षण निर्धारण किए गए हैं कि कौन कौन से इतिहास के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे पहले बताया है कि वैज्ञानिक विधि होने से इतिहास की पद्धति आलोचनात्मक होती है। इतिहास मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानविकी के अंतर्गत आती है। इतिहास तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होती है। इतिहास अतीत के आलोक और भविष्य पर प्रकाश डालती है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे मतलब इतने सारे तथ्य ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, बिल्कुल जो आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, यानी कि ग्रेजुएशंस के लिए हम बोल सकते हैं और पीजी के लिए वहाँ पे 15 नंबर के मार्क्स आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि जिस प्रकार प्राणी शास्त्र डार्विन जी जो हैं उन्होंने कहा है कि विकासवाद का सिद्धांत दिया, और अर्थशास्त्र में मार्क्स जो आते हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने विकास के प्रतिपादित किया, और भौतिक शास्त्र के स्पेशर ने विकासवाद दिया। इसी प्रकार 20वीं शताब्दी के इतिहासकार में जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ नाम आए हुए हैं। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो इसमें इम्पोर्टेंट आ जाता है लिखने के लिए। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि
जब प्राकृतिक और मनुष्य ही नियम से मुक्त है, तब इतिहास कैसे नियमबद्ध रह सकता है। किंतु यह सत्य है कि विकासवाद के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता। यानी कि यहाँ इतिहास को यहाँ पे हम जो अतीत में हुए उनको और उनके साथ साथ वर्तमान में जो बता रहे हैं उनके साथ भविष्य के लिए भी है। तो इन तीनों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से जोड़ने का कोशिश किया गया है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि साहित्य के इतिहास में साहित्य रचना के अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। साहित्यिक रचना साहित्यकारों की सृजनात्मक प्रवृत्तियों की सूचक होती है। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इनके रचयिताओं और उनसे संबंधित परिस्थिति और परंपराओं को जानना भी आवश्यक है। अंग्रेजी साहित्य के इतिहासकार ने बहुत पहले ही यह धारणा प्रचलित कर ली कि किसी भी जाति या फिर साहित्य की प्रवृत्ति समाज की प्रवृत्ति के सूचक हैं। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन आ जाता है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है और जनता की चित्तवृत्ति में तत्कालीन परिस्थिति में परिवर्तन होती है, तो साहित्य के स्वरूप में भी इस परिस्थिति के अनुरूप बदलता है। इतिहास शुक्ल जी ने यह भी प्रतिपादित किया है कि इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास है। इसीलिए विभिन्न कालखंडों में प्रवृत्ति का अध्ययन तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। यहाँ पे कुछ विद्वान दिए हुए हैं जिन्होंने कि साहित्य दर्शन के बारे में बताया है। यहाँ पे तेन देख सकते हैं, इन्होंने क्या कहा कि यह प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 तत्व है। क्या है? जाति है, वातावरण है और क्षण विशेष है। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं समसामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण परम आवश्यक है। इन्होंने क्या कहा? साहित्य को समझने के लिए जो हमारे वातावरण है, क्षण विशेष है, उनकी विश्लेषण, राष्ट्रीय परंपरा, सब कुछ को समझना है, तभी हम साहित्य को समझ पाएंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पर हडसन ने क्या कहा है। हडसन ने तेन की मतों की समीक्षा करते हुए कहा कि रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। यानी कि ये जो कह रहे हैं कि तेन जी ने तो कहा कि सिर्फ यहाँ पे जाति, वातावरण, क्षण विशेष को ही देखेंगे, तो क्या जो रचयिता जिसने रचना किया उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो ये उचित नहीं है, इन्होंने कहा। ठीक है। फिर यहाँ पे जर्मन के चिंतक जो हैं A.H. कॉफ ने महान कवि गेटे की साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्याख्या युगीन चेतना पर आधारित युग चेतना के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण प्रतिपादित किया है। फिर आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्सवाद की जो प्रभावित विद्वानों ने द्वंद्वात्मक भौतिक वर्ग संघर्ष एवं अन्य परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की व्याख्या पर बल दिया। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिचर्ड जी क्या कहते हैं, रिचर्ड और एस लेविंग। यानी कि अगर ऐसे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड, तो ये आप लोग यहाँ पे पॉइंट दे के इस तरह से लिखना है। ठीक है। यहाँ पे कहा है कि मानव विश्लेषण के आधार पर साहित्य की शैली विश्लेषण के लिए उपयुक्त बताया है। ठीक है। आगे हम देखेंगे विको कहते हैं, हाँ नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कलिंगवुड क्या कहते हैं इतिहास के बारे में। यहाँ से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप से अतीत से होता है और ना ही अतीत के बारे में इतिहास के विचारों से, बल्कि इनका संबंध क्या होती है किससे होता है, दोनों के पारंपरिक संबंध से। यानी कि अतीत की बात भी हम कर रहे हैं और इसके साथ साथ
यहाँ पे क्या कहा है कि ना तो अतीत से होता है ना ही इतिहास के विचारों से, बल्कि इनका संबंध अतीत और उनके विचारों दोनों से होता है। विको का कुछ मत है, यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट। इतिहास का संबंध ना केवल अतीत से होता है न वर्तमान से होता है। इतिहास के निर्माता कौन है? स्वयं मनुष्य। मनुष्य चाहे जिस भी युग में हो उसकी मूल प्रवृत्तियां एक सी रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप IIH कार ने जो कहा है, इनके ये सब कोटेशन आपको वहाँ पे डालना होगा, या फिर ऐसे कोटेशन देखिए हम लोग के एग्जाम में भी बहुत पूछ लिए जाते हैं कि कोटेशन किसका है। तो इन्होंने कहा है साहित्य के बारे में कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध देकर कारण प्रभाव के क्रम में रखना ही इतिहास है, और कारण कार्य श्रृंखलाओं में गूंथ कर तथ्य ऐतिहासिक बनते हैं। और जब किसी तथ्य को अन्य तथ्यों के साथ संगति खोज ली जाती है तो उसके सही संदर्भ का पता चल जाता है। ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों में इतिहास की प्रतिभा बिखेरे हुए हैं, और तथ्यों में सहित संगति का एक सूत्र खोज लेती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुछ और दिए हुए हैं यहाँ पे। कलिंगवुड के अनुसार एक देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। किसी भी राष्ट्र के काव्य के इतिहास को वहाँ की धर्म, राजनीतिक, विज्ञान और इतिहास होते हैं, और काव्य के इतिहास में लेखक राष्ट्र की उच्चतम लक्ष्य उनकी क्रमगत दिशा में विकास को देखकर अति आवश्यक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे इतने सारे विद्वानों के आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ यहाँ पे अब कुछ प्रमुख देख लेते हैं। भारतीय चिंतकों में जो साहित्य के इतिहास दर्शन में जिन बातों पर अधिक बल दिया उनमें से क्या आते हैं देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या माना, भारतीय ने साहित्य में साहित्य का अध्ययन युगीन परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। इतिहास वर्तमान को अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए संकेतित करता है, यानी कि इतिहास में जो हुआ वो हमको सिखाता है वर्तमान में कि वैसे कुछ अगर सिचुएशन आ रहे हैं तो वैसा कुछ होगा, और प्लस में उस चीज़ को लेकर भविष्य में हमें सतर्क करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्य के अंतर्गत सत्यम, शिवम, सुंदरम का समन्वय यहाँ पे तीनों को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, होना चाहिए। आगे हम देखेंगे यहाँ पे फिर कुछ पॉइंट है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के साथ साथ साहित्यकार की प्रतिभा और परस्पर के द्वंद्व को उसके स्रोत का अध्ययन भी करना चाहिए। फिर है साहित्यकार के व्यक्तित्व का अध्ययन करना आवश्यक है। साहित्यकार के अभिष्ट लक्ष्य और उनकी सिद्धि का अध्ययन भी साहित्य के इतिहास में किया जाना चाहिए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं है, बल्कि साहित्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग है, और उसका लक्ष्य है कि लक्ष्य कृति के गुण, दोष, विचार आदि मूल्यों का मूल्यांकन करना है, जबकि इतिहास का लक्ष्य कृति, गुण, दोष आदि युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में है। ठीक है, आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे इतिहास दर्शन, तो यहाँ पे इसका ये एंड होगा। फिर यहाँ पे दिए हुए हैं कि आलोचक किसी भी कृति का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से कर सकते। इतिहासकार व्यक्ति कृति का मूल्यांकन युगीन वातावरण के पूर्व की परंपराओं के रूप में आलोचक स्थापित मूल्यों के आधार पर व्याख्या करते हैं, जबकि इतिहासकार अतीत के परस्पर युगीन सौंदर्भ की कृति के रूप में विश्लेषित करते हैं। यानी कि यहाँ पे किताबी लैंग्वेज में बहुत कुछ दिया है। अगर मैं एक नॉर्मल सा फंडा बताऊं कि इतिहास दर्शन क्या है, यानी कि इतिहास तभी क्या था। इतिहास मतलब क्या होता है? इतिहास मतलब होता है बीते हुए तथ्य। उसका दर्शन मतलब क्या होता है? उनको देखना, इतिहास को देखना। अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य हमारा क्या है, इसके बारे में भी जो बहुत सारे विद्वानों ने दिए कि साहित्य क्या है हमारा। पहले हम देखें इतिहास का अर्थ क्या हुआ? बीते हुए तथ्य जो रहते हैं वो हमारा इतिहास हो जाता है, और उसको क्या करते हैं हम कालक्रम अनुसार, या फिर हम बोलते हैं ना कि व्यवस्थित ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से जो लिखा हुआ रहता है उसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं इतिहास को। इतिहास तो वही ना हुआ हमारे जो कि मतलब कि जो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो अतीत के तथ्य हैं,
जो हमारी घटनाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इतिहास दर्शन, दर्शन मतलब क्या होता है, दर्शन मतलब होता है देखना, मतलब कि तभी जो क्या था परिस्थिति उसको हम देखें, ठीक है। साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य हमारा क्या है, विभिन्न विद्वानों ने कहा कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो शुक्ल जी ने क्या कहा, जनता की चित्तवृत्ति में, यानी कि मतलब सामान्य मनुष्य जो जी रहा है, सामाजिक राष्ट्रीय परिस्थिति उनको हम देख रहे हैं, तो फिर वही तो इतिहास है, वही तो साहित्य है। तो यहाँ पे सब कुछ को मिक्स कर दिया गया है और यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे बताया गया है कि साहित्य इतिहास क्या है। अगर आप लोगों के या फिर इसमें एमए में या फिर हम बोल सकते हैं कि बीए में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से आपका यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे हमारा इतिहास दर्शन की पद्धति कौन कौन सी होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये तो नहीं है शायद सिलेबस में, इसीलिए मैंने इसको नहीं करवाया। तो फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से ही आपके देखिए कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में जो आएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साहित्य इतिहास दर्शन पर प्रकाश डालें, या फिर हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की पद्धति के बारे में भी पूछ सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं साहित्य दर्शन का संक्षिप्त निबंध लिखे। तो अभी जो हम साहित्य दर्शन उसमें वो लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे जो दिया है कि इतिहास लेखन किन किन पद्धतियों से हुई है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक्चुअल में हमारे जो सिलेबस में शायद पद्धतियाँ नहीं लगी, अगर पद्धतियाँ लगी भी होगी शायद तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पद्धति वाला मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जब मैंने नेट वाला पढ़ाया था, ठीक है। पद्धति में भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ पे हम एक बार बता दें, यहाँ पे वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक और विधेयवादी। यहाँ पे जो वर्ण को लेकर लिखा गया है, यानी कि वर्ण की हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क हो गया, ख हो गया, यानी एक एक वर्ण को लेकर यहाँ पे उसके नाम के आधार पर जो लिखा गया वर्ण ये आ जाता है, ठीक है। कलानुक्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे समय कालक्रम के अनुसार जो लिखा गया हो। वैज्ञानिक पद्धति की बात करेंगे तो वैज्ञानिक जो सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया उसकी बात कर रहा है। विधेयवादी पद्धति की बात करेंगे जिसमें तथ्य और वैज्ञानिक पद्धति दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे विधेयवादी पद्धति बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, फिर उसको लेकर हम कोशिश करेंगे बनाने का, ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम जब भी होगा उनके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर आप हिंदी से क्या पीजी या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर नेट एग्ज़ाम में भी हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।